दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो है टेस्ट आपको टेलीग्राम पर चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो जागो दुनिया सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा चैनल। ठीक है, और इसमें हम बता देना चाहते हैं कि मॉडर्न को हम पूरा समाप्त कर दिए हैं और 3 से 4 क्लास में हार्डली हम समाप्त कर दे रहे हैं। तो टारगेट लिए हैं कि 20 से 25 दिन में हम पूरा कंप्लीट करवा दें और उसके बाद हम पूरा मतलब कि फुल सेट लें। ठीक है, ताकि अगर अच्छा आप लोग का तैयारी हो जाएगा तो सेट मारने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए हम जल्दी से समाप्त करना चाहेंगे। और क्वेश्चन जो है वो 124 के करीब है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए सुनिएगा। तो आज से पॉलिटी स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या वर्णित है। तो प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों के बारे में वर्णित है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। तो ये 69वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है। द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णित है। तो द्वितीय अनुसूची में भत्ता एवं पेंशन के बारे में वर्णित है। ठीक है, अब आते हैं तृतीय अनुसूची में क्या वर्णित है। तो तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णित है। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या वर्णित है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में वर्णित है, जो राज्यों का कितना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, अब आते हैं, एक बीच में छूट गया था 5वीं अनुसूची में। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णित है। ठीक है, अब आते हैं छठे क्वेश्चन पर कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णित है। तो छठी अनुसूची में आपको असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णित है। आप इसको याद कर सकते हैं AMMT। ठीक है, मतलब कि ए से हो गया असम हो गया, एम से हो गया मेघालय हो गया, और एम से हो गया मिजोरम हो गया, और टी से हो गया त्रिपुरा हो गया। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची के तहत कौन सी सूची आती है। तो 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूची आती है। एक आती है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है तथा पहले कितने विषय थे और अब कितने विषय हैं। तो संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। ठीक है, और पहले इसमें 97 विषय थे और अब जो है 3 विषय इसमें बढ़ा दिया गया है और अब 100 विषय कर दिया है। ठीक है, तो अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पर कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है। तो राज्य सूची के विषय पर जो है वो राज्य कानून बनाता है और पहले इसमें 66 विषय थे और अब इसमें घटा दिया गया है और 61 विषय कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि संघ सूची में बढ़ाया गया है और राज्य सूची में घटाया गया है। ठीक है, तो संघ सूची में कितना बढ़ाया गया है। तो पहले 97 था तो अब 100 कर दिया गया है, और राज्य सूची में 61 था तो 66 कर दिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है तथा पहले कितने विषय थे और अब कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची के विषय पर कानून जो है वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। ठीक है, तो पहले जो इसमें था वो 47 विषय था। ठीक है, और इसमें 5 विषय जोड़ दिया गया है। ठीक है, मतलब कि राज्य सूची से 5 विषय घटाया गया है और समवर्ती सूची में 5 विषय बढ़ाया गया है। तो टोटल 92 विषय अभी वर्तमान में है। ठीक है, संघ सूची में वर्णित कुछ विषयों का उदाहरण लिखें। तो संघ सूची में आ गया कि जैसे कि आपको हो गया रेल हो गया, डाक हो गया, मुद्रा बैंकिंग हो गया। ठीक है, और इसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि समवर्ती सूची में जो विषय होता है, अगर मान लीजिए केंद्र और सरकार तो दोनों बनाती है इसमें, तो अगर मान लीजिए एक ही विषय है। ठीक है, जैसे शिक्षा मतलब कि केंद्र सरकार का भी विषय है और राज्य सरकार का भी विषय है। ठीक है, अगर उस पर दोनों सरकार कानून बनाती है तो केंद्र सरकार का मान्य होता है। ठीक है, मतलब कि राज्य सरकार का अपने आप निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पर कि स्थानीय शासन हो गया, कृषि हो गया, पुलिस किस सूची में हो गया। तो ये राज्य सूची में हो गया। ठीक है, विवाह तथा तलाक हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, बिजली हो गया, वन हो गया, ये किस सूची में है। तो ये आपको समवर्ती सूची में है। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल कानून का विषय समान होने पर किसका कानून होता है। देखें, ये क्वेश्चन अभी हम बताए थे, तो इसमें आपको केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। ठीक है, अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पर कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है तथा मूल रूप से इसमें कितनी भाषाएं शामिल थी। तो 8वीं अनुसूची में
जो है वो 22 भाषाओं का अभी वर्तमान में उल्लेख है और मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है। कब और कौन से संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पर कि 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 1992 ईस्वी में 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है। 2003 में कौन से संविधान संशोधन के तहत तथा कौन कौन भाषाओं को जोड़ा गया था? तो 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि 21, 71, 92 होता है। 71 में अगर 21 में अगर 71 जोड़िएगा तो कितना होता है? 92 होता है। तो मतलब कि पहला हो गया 21वां संविधान संशोधन, दूसरा हो गया 71वां संविधान संशोधन और तीसरा होता है 92वें संविधान संशोधन। ठीक है। पहला में हो गया सिंधी भाषा जोड़ा गया, दूसरा में हो गया कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जोड़ा गया और तीसरा में हो गया मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जोड़ा गया था। ठीक है। 9वीं अनुसूची कब और किस अधिनियम के तहत जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जो है वो आपको 1951 में जोड़ा गया था और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। किस अनुसूची में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया था, लेकिन कुछ कुछ मामलों में अभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है तथा इसमें कितने अधिनियम हैं? तो 9वीं अनुसूची में आपको राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। ठीक है। और इसमें टोटल आपको 284 अधिनियम है। ठीक है। किस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो ये आपको 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। दल बदल कौन सी अनुसूची में है? कौन सी संविधान संशोधन हुआ था तथा कब जोड़ा गया था? तो जो दल बदल है वो 10वीं अनुसूची में है और इसके तहत आपको जो दल बदल जो था ये आपको 52वां संविधान संशोधन किया गया था और ये 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 24वें क्वेश्चन पर कि 11वीं अनुसूची कौन सी संवैधानिक संशोधन कब तथा इसमें क्या प्रावधान था? तो 11वीं अनुसूची में है ये आपको 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। 11वीं अनुसूची। ठीक है। और ये 1993 में जोड़ा गया था और इसमें क्या है? पंचायती राज के बारे में उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। ठीक है। 25वां आते हैं कि पंचायती राज संस्था को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो पंचायती राज संस्था को टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन पर कि 12वीं अनुसूची को कब, कौन से संविधान संशोधन तथा इसमें क्या प्रावधान था? तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। और ये आपको 1993 में जोड़ा गया था और इसमें आपको है कि शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक है। शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को कितना विषय प्रदान किया गया है? तो टोटल आपको 18 विषय प्रदान किया गया है। ठीक है। अब आते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन पर कि किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है। और ये आपको लगातार हम देते हैं टॉपिक और उसी के अनुसार हम आपको पूरा टोटल कंप्लीट करवाते हैं और ये सारा आपको लूसेंट से चल रहा है। ठीक है। और हम लूसेंट को ही कंप्लीट करवाने का टारगेट भी लिए हैं। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को किस किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया था। ज से जूना होता है, ज से जनमत होता है। ठीक है। हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के से मिलाया गया था और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर मिलाया गया था। ठीक है। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी और एक बीपी मेनन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 30वें क्वेश्चन पर कि अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णित है। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपको अनुच्छेद 2 में वर्णित है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि कोई भी नया राज्य इसमें प्रवेश कर सकता है। ठीक है। और उसकी स्थापना हो सकती है। ठीक है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों
या सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ठीक है, इसके तहत क्या करते हैं कि राज्यों के नाम या सीमा हो गया या उसके क्षेत्र में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, भाग 1 में क्या है और कौन से अनुच्छेद इसमें शामिल है? ठीक है, तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, और इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र कितने अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। ठीक है, भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। और नागरिकता का कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये आपको अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, अब आते हैं 36वें नंबर क्वेश्चन पर कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग तथा अनुच्छेद लिखें? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, आते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन पर कि मूल कर्तव्य कौन से भाग तथा अनुच्छेद लिखे इसके? तो मूल कर्तव्य जो है ये भी भाग 4 के क में है, और अनुच्छेद जो है 51 का क है। ठीक है, भाग 5 में क्या है और इसमें कितने अनुच्छेद तक है? तो भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में उल्लेख है, और ये जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में राज्यों के बारे में वर्णन दिया गया है, और ये अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। ठीक है, भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में आपको संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें आपको 239 से लेकर 242 तक है। ठीक है, भाग 9 में क्या है और कितने अनुच्छेद तक है? तो भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायत है। ठीक है, और इसमें आपको अनुच्छेद 243 है, और या 243 से के क से लेकर न तक है। ठीक है, अब आते हैं मेन हम जो भाग है वो डाल दिए हैं। भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में आपको निर्वाचन है। ये निर्वाचन कितने अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक है। भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में आपको राजभाषा है, और ये अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। भाग 18 में क्या है? तो भाग 18 में आपात उपबंध है। ठीक है, और ये 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक है। भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन है, और ये एक अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 368। ठीक है, अब आते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन पर कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में तथा कितने सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था? तो ये जो है इसके धर की अध्यक्षता में गठन हुआ था, और ये राजेंद्र प्रसाद जो थे, राष्ट्रपति जो थे, वही गठित किए थे, और ये 4 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, जो कि राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था, मतलब कि भाषा के आधार पर। ठीक है, धर आयोग के निर्णय की जांच के लिए कांग्रेस ने कौन सी समिति का गठन किया था? तो कांग्रेस ने JVP समिति का गठन किया था, JVP। ठीक है, और इनके सदस्य कौन कौन थे? तो जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, V से हो गया वल्लभ भाई पटेल, और P से हो गया सरदार KM पनिक्कर। ठीक है, सॉरी पटाभी सीता रमैया। ठीक है, P से हो गया पटाभी सीता रमैया। ठीक है, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था? तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने श्री राम मल्लू पोट्टी के नेतृत्व में जो है वो क्या कहते हैं, आंदोलन प्रारंभ किया था, पोटी श्री राम मल्लू के नेतृत्व में। ठीक है, हम भी कभी कभी मतलब कि स्क्रीन के सामने गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो इग्नोर कीजिएगा। अब आते हैं 49वें नंबर क्वेश्चन पर कि भाषा के आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य तथा कब गठित हुआ था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये आपको 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। ठीक है, करनूल किसकी राजधानी थी? तो करनूल उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है, और इनके अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे, और सरदार KM पनिक्कर थे। ठीक है, अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित हुआ था? तो ये आपको जुलाई 1956 में पारित हुआ था, तथा इसके अनुसार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था? तो इसके तहत टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन तथा कब गोवा, दमन व दीव को भारत में मिलाया गया था? तो ये आपको 12वें संविधान संशोधन के तहत 18 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन दीव को भारत में मिला लिया गया था, जो कि पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था।
ठीक है। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर कि कुल क्षेत्रीय परिषद कितने हैं। तो कुल टोटल आपको 5 क्षेत्रीय परिषद हैं तथा इसे गठन कौन करता है। तो इसका गठन आपको राष्ट्रपति करते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। अब आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर कि क्षेत्रीय परिषद किस तरह की निकाय है। तो यह संविधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधानिक निकाय है। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि उत्तर, मध्यवर्ती, पूरब, पश्चिम, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय लिखें। तो उत्तर का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली है। मध्यवर्ती का मुख्यालय कहाँ है। इलाहाबाद है। पूरब का मुख्यालय कहाँ है। कोलकाता है। पश्चिम का मुख्यालय कहाँ है। मुंबई है। और दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है। चेन्नई है। ठीक है। नागरिकता कौन से भाग तथा कितने अनुच्छेद में है। तो नागरिकता जो है वो भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देशीकरण और पंजीकरण के माध्यम से भारत में कितने दिन निवास करना होता है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देशीकरण के तहत आपको 10 साल निवास करना होता था और पंजीकरण के तहत 5 साल निवास करना होता था। ठीक है। कितने तरह से नागरिकता मिलती है, नाम लिखें। तो आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिलती है, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता मिलती है, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिलती है और भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता मिलती है। मतलब कि टोटल 5 प्रकार के द्वारा आपको नागरिकता मिलती है। ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 के तहत देशीकरण और पंजीकरण के माध्यम से भारत में कितना दिन निवास करना होता है। तो 1986 के तहत क्या हुआ था कि देशीकरण के तहत 10 साल निवास करना होता है और पंजीकरण के तहत 5 साल निवास करना होता है। और एक हम रॉन्ग बोल दिए थे, 1955 के तहत देशीकरण में 5 साल निवास करना होता था और पंजीकरण के तहत 6 महीना निवास करना होता था। ठीक है। जो कि आपको 1986 में बढ़ा दिया गया था और देशीकरण के तहत 10 हो गया था और पंजीकरण के तहत 5 साल हो गया था। ठीक है। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है। तो भारतीय नागरिकता का अंत होता है, नागरिकता का आप परित्याग कर सकते हैं या अगर किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो होता है, या सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर होता है। ठीक है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता मिलती है। तो ये आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नागरिकता मिलती है। ठीक है। मौलिक अधिकार कौन से भाग तथा कितने अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भारत का अधिकार पत्र मतलब कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है या नहीं। हाँ, जरूर संशोधन हो सकता है। कौन से अनुच्छेद को छोड़कर मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर जो है वो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं 68वें नंबर क्वेश्चन पर कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है। और अभी वर्तमान में कितने हैं। तो 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है। संपत्ति के अधिकार जो है वो अनुच्छेद 31 में जो था पहले, और अनुच्छेद का नहीं होगा, एफ होगा। ठीक है। को कब और कौन से संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया तथा कौन से अनुच्छेद के और अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। तो ये संपत्ति का जो अधिकार है ये आपको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है। और अब ये अनुच्छेद 300 का ए के तहत रखा गया है और ये अब कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है। मूल अधिकार की मांग कब हुई थी। तो मूल अधिकार की मांग 1931 में हुई थी। किस अधिवेशन में हुई थी। तो कराची के अधिवेशन में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। तथा इसका प्रारूप किसने बनाया था। तो इसका प्रारूप आपको जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। ठीक है। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं तथा कौन कौन हैं। तो टोटल आपको 7 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। इसमें आता है आपको समता या समानता का अधिकार है। ठीक है। समता या समानता का अधिकार है।
जो कि 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक है। शोषण का अधिकार है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। ठीक है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, 72वां क्वेश्चन पर, कि समता या समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है। तो समता या समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है। ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता है, मतलब कि सबको समान अधिकार आपको मिला हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या है, तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म या स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब अनुच्छेद 16 में क्या वर्णित है, तो लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता है। मान लीजिए आप कहीं अगर नौकरी करते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबके लिए समान अवसर मिलेगा, लेकिन अपवाद है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अपवाद है। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत है, मतलब कि छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या वर्णित है, तो उपाधियों से संबंधित है। ठीक है। भारत सरकार कोई भी पुरस्कार कौन सी अनुच्छेद के तहत मिलती है, तो भारत सरकार द्वारा कोई भी पुरस्कार जो है वो अनुच्छेद 18 के तहत मिलती है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है। अब आते हैं बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का ए में है। ठीक है। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता किस में है, तो अनुच्छेद 19 का बी में है। ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 का सी में है। ठीक है। संघ बनाने की क्षमता ठीक है, अनुच्छेद 19 का सी में है। ठीक है। अनुच्छेद 19 का ई में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 19 का ई में है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद एफ तो हटा दिया गया था, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। अनुच्छेद 19 का जी में क्या वर्णित है, तो अनुच्छेद 19 का जी में है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए आप कहीं पर भी स्वतंत्र हैं। ठीक है। अब आते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 का ए में है, जहाँ पर आपको बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 21 में है, जो कि आपातकाल के समय ये स्थगित नहीं होता है। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएगा, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्य पीठ कहाँ है, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अनुच्छेद 21 के क में क्या वर्णित है तथा कौन से संविधान, कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 21 के क जो है उसमें आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा जो है वो राज्यों द्वारा दी जाएगी। ठीक है। और ये जो है 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर कि अनुच्छेद 22 में क्या है, तो अनुच्छेद 22 में जो है आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। ठीक है। निवारक निरोधक कौन से अनुच्छेद तथा कितने खंडों का प्रावधान है, तो जो निवारक निरोधक है वो अनुच्छेद 22 में है। ठीक है। और इसमें खंड 3, 4, 5, 6 का प्रावधान है। ठीक है। निवारक निरोध का उद्देश्य क्या था, तो निवारक निरोध का उद्देश्य यह था कि व्यक्ति को अपराध के लिए दंड नहीं देना, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना था। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा किस संविधान के प्रतिकूल था, तो ये जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के प्रतिकूल था। ठीक है। टाडा को कब समाप्त किया गया था, तो ये 1995 में समाप्त किया गया था। पोटो को कब समाप्त किया गया था, तो पोटो को 2004 के अध्यादेश द्वारा समाप्त किया गया था। अनुच्छेद 23 में क्या वर्णित है, तो आपको वो अनुच्छेद 23 में मानव के व्यापार और बलात् श्रम का निषेध है, मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति से आप बेगारी नहीं करवा सकते हैं, उसकी खरीद बिक्री नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या वर्णित है,
तो आपको जो अनुच्छेद 24 में है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर कि शोषण का विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, तो अब आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पर। क्योंकि मुंह मेरा दुख गया है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रेस्ट नहीं ले सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये 100वां नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपको कौन से अनुच्छेद में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में क्या है? तो अनुच्छेद 27 में आपको है कि धार्मिक कर पर छूट है। ठीक है, आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद 27 में क्या वर्णित है? तो ये तो बता ही दिए। किस अनुच्छेद में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? ठीक है, मान लीजिए कोई भी सरकारी स्कूल में जो है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको अनुच्छेद 28 में वर्णित है। ठीक है, अब आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पर कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो इसके तहत अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 आता है। बोलते बोलते खांसी हो गया। ठीक है, तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति की रक्षा तथा सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 29 में वर्णित है। ठीक है, कि मतलब कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग को आप क्या है कि भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा की जाएगी और कोई भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में उनको प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं? तो भारत में कौन कौन से 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं? मुस्लिम हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और जैन हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब और क्यों शुरू किया गया था? तो ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो था वो 2005 में शुरू किया गया था और ये अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसको प्रशासन कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो जो अनुच्छेद 32 में है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को संविधान की आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कितने प्रकार की रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकती है? तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। अब आते हैं 5 प्रकार की रीट के बारे में जान लेते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि अगर आपको अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो इसके खिलाफ न्यायालय जो है बंदी बनाए जाने पर विचार करता है। ठीक है, वो मतलब कि उसको न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में यही उल्लेख है। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो कौन सा रीट जारी किया जाएगा? तो कौन सा रीट जारी किया? परमादेश जारी किया जाएगा। मान लीजिए आप दरोगा में नौकरी कर रहे हैं और अगर आप दरोगा का कार्य अच्छा से नहीं निभा रहे हैं तो आपको क्या होगा कि परमादेश जारी करेगा। ठीक है, निम्न न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र के बाहर जाने पर कौन सा रीट जारी करता है? मतलब कि निम्न न्यायालय जो है जैसे कि अब उच्च न्यायालय है, ठीक है, अब ये अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर रहा है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करेगा। ठीक है, तो इस रीट को क्या कहते हैं? आपको प्रतिषेध लेख कहते हैं। ठीक है, लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने के लिए कौन सा रीट जारी की जाती है? तो ये आपको उत्प्रेषण कहा जाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति या पदाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करने लगे तो कौन सा रीट जारी करता है? तो ये आपको अधिकार परीक्षा लेख जारी करता है। जैसे मान लीजिए आप दरोगा में नौकरी कर रहे हैं और आपका अधिकार क्षेत्र के बाहर का है, ठीक, कोई आप काम करने लगे, ठीक है, तो आपको अधिकार परीक्षा लेख के द्वारा
आपको न्यायालय पूछ सकती है कि आप ये किस आधार पर आप कार्य कर रहे हैं। ठीक है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, किस निर्णय के तहत दिया गया था। तो ठीक है, ये आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में दिया गया था। ठीक है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, जिसके तहत किसके तहत निर्णय दिया गया था। तो संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ये आपको सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में दिया था। ठीक है। 24वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया। ठीक है। तो 24वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। ठीक है। इसमें क्या था कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन आप मूल अधिकार में कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं 121वें नंबर क्वेश्चन पर कि संशोधन को विधि मान्यता के किस निर्णय के तहत प्रदान की गई। तो संशोधन को जो है विधि मान्यता वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में दिया गया। ठीक है। संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। किस संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई थी। तो ये आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में व्यवस्था की गई थी। ठीक है। अब आते हैं 123वें नंबर क्वेश्चन पर कि न्यायालय किसी भी संशोधन को पुनरावलोकन कर सकता है, किस निर्णय में दिया गया। तो ये आपको मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में दिया गया था कि न्यायालय में किसी भी संशोधन को मतलब कि जांच परख सकती है। ठीक है। और उसके बाद अपना डिसीजन ले सकती है। तो इसी के तहत क्या हुआ था कि जो अनुच्छेद जो संविधान संशोधन 42 में किया गया था कि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है। संविधान की आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार किसे है। तो ये आपको सर्वोच्च ये आपको न्यायालय को है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया होगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो अपने यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अब लगातार जब तक 3 से 4 दिन का टारगेट लिए हैं कि आपको पॉलिटी जो है वो ख़त्म करवा देंगे, और 20 से 25 दिन में आपको टोटल जो है लूसेंट वो आपको ख़त्म करवाने का टारगेट लिए हैं, मतलब कि टोटल मेन जो चैप्टर है। ठीक है। तो अपने अपने यहीं पर वीडियो को समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।